So in the last class we started vector algebra basics. हमने कुछ कुछ कर लिए थे. किसी को कुछ डाउट है? मैंने पढ़ने को बोला था, पढ़ाओ चैप्टर कुछ ऐसा हो जो ना समझ में आया हो. नो सर. मोस्टली तो पढ़ा ही नहीं मुझे लग रहा है. पढ़ा था. यस सर. यस सर. ओके फाइन. चलो सो आगे बढ़ते हैं. उससे पहले मैं एक आध चीजें पूछ लेता हूँ, तो एक तरह से रिवीजन काइंड ऑफ थिंग हो जाएगी. लेट्स से क्या पूछे. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने लास्ट में ये सिखाया था कि कैसे किसी वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन यूनिट वेक्टर निकालते हैं. नाउ बताओ, किसी वेक्टर के अलोंग किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर हम निकाल सकते हैं क्या? कि एक वेक्टर दे रखा है, मान लो i प्लस 2j प्लस k. कह रहा हूँ इस वेक्टर के अलोंग एक वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड हो 20. कैन वी डू दैट? कैन वी फाइंड दैट? सर प्रोसेस बोल दो, कैलकुलेशन मैं कर दूंगा. सर पहले उसका यूनिट वेक्टर निकाले और फिर उसमें 20 से मल्टीप्लाई. वेरी नाइस. भाई वेक्टर के अलावा हम यूनिट वेक्टर निकाल ही सकते हैं. अगर किसी वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, सो वी विल गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द सेम वेक्टर. अब यूनिट वेक्टर में जितने से मल्टीप्लाई कर दोगे उतना बड़ा ही वो वेक्टर हो जाएगा. समझ गए? तो अगर ये वेक्टर ए था तो ए कैप हो जाएगा ये 4√6 1/√6 i प्लस 2j प्लस के. ये हो गया ए के अलोंग यूनिट वेक्टर. हमने क्वेश्चन क्या था कि ए के अलोंग एक वेक्टर बताना जिसका मैग्नीट्यूड 20 हो. इसी में 20 से मल्टीप्लाई कर दो. मान लो बी वेक्टर हो गया, तो हो गया 20/√6 i प्लस 2j प्लस के. समझ गए? तो अगर एक वेक्टर नोन है तो उसके अलावा हम किसी भी लेंथ का वेक्टर निकाल सकते हैं. बेसिकली किसी भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर हम निकाल सकते हैं. ठीक है. एनसीईआरटी में तो बेसिक चीजें थी. आई थिंक इतना तुम लोगों को आता होगा. कुछ और पूछ सकते हैं क्या? एडिशन कर लोगे? let's see. चलो एक क्वेश्चन करो. लेट्स सी कितना अच्छे से आता है. लिखो क्वेश्चन. एक वेक्टर है, लेट ए बी ए वेक्टर जो दे रखा है i प्लस j प्लस k. b is another vector that is 4i plus 3j plus 4k. c is another vector that is i plus xj plus yk. यहाँ पर x और y अननोन है. नाउ कह रहा है कि c जो वेक्टर है दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a प्लस म्यू टाइम्स b. लैम्डा और म्यू नंबर्स हैं, स्केलर नंबर्स हैं. 2 3 4 होते हैं. तो c जो है वो लैम्डा टाइम्स a प्लस म्यू टाइम्स b है. मैग्नीट्यूड ऑफ c दे रखा है √3. तो बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी? राइट. मैं तुम कल से गायब हो, क्या हुआ? तुम्हारे कैमरे में इशू आ गया? दिव्यांश तुम भी कल से गायब हो. कैमरा खराब हो गया. कैमरा खराब हो गया. स्कूल में प्रॉब्लम नहीं होती है? सर स्कूल क्लास नहीं होते, डमी स्कूल है. ओके. ऑपरेटिंग मतलब सबको समझ में आ रहा है? क्या करेंगे? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया है एज पर योर नॉलेज, बट इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. आता होगा तो मतलब ये कर लिया, मतलब अभी तक सब कुछ अच्छे से आता है. नहीं कर पाए डज नॉट मीन कि सब कुछ अच्छे से नहीं आता. थोड़ा सा बड़ा है, चल जाएगा अगर नहीं कर पाए तो. सर हमें एक्स और वाई फाइंड करना है. हाँ.
सर y की वैल्यू 1 है। आई डोंट नो द आंसर। x की क्या आ रही है? सर 1 माइनस म्यू। एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू आ गई तुम्हारी, ये बोल रही हो? सर लैम्डा की वैल्यू भी म्यू के टर्म्स में आई है। तो उनको सॉल्व कर लो। अगर दो इक्वेशन आ गई तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। Like I asked you something, you just ignored it. सर वो इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही है आज। अच्छा, कल भी हुई थी? सर कल मैं भूल गई थी। बोल रहा था, मैं तो शुरू में ही डांटा था, तो समझावा नहीं किया था। किसी को लग रहा है कि सही डायरेक्शन में है? चलो आई एम इंक्लूडिंग, लेट्स सी कितना लोग सही डायरेक्शन में थे। देखो मॉड सी रूट 3 है, तो एक इक्वेशन में यहाँ से निकाल सकते हैं। मॉड सी क्या होना चाहिए? दैट इज अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज रूट 3। इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन मिल गई कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, 1 उधर चला जाएगा। ठीक है, दिस इज वन इक्वेशन। और इन्फॉर्मेशन क्या है कि c इज इक्वल टू लैम्डा a प्लस म्यू b। तो c तो हो गया i प्लस एक्स जे प्लस वाई के। ये किसके इक्वल है? लैम्डा टाइम्स a, लैम्डा टाइम्स i प्लस j प्लस के प्लस म्यू टाइम्स b, दैट इज 4i प्लस 3j प्लस 4k। अभी राइट हैंड साइड थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर हम i कॉमन ले लेंगे तो ऐसा आ जाएगा लैम्डा प्लस 4 म्यू टाइम्स i। इवन ना कॉम्पोनेंट वाइज ऐड हो जाएंगे, i वाला i से ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लैम्डा प्लस 3 म्यू टाइम्स j, और ऐसे ही लैम्डा प्लस 4 म्यू टाइम्स k। ये हो गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, नाउ वी कैन कंपेयर बोथ द साइड्स, कंपोनेंट वाइज इक्वल भी होंगे। तो लैम्डा प्लस 4 म्यू 1 के इक्वल हो गया, आई वाले को आई वाले से कंपेयर किया, दिख रहा है सबको? लैम्डा प्लस 4 और यहाँ 1। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ भी लैम्डा प्लस 4 म्यू और यहाँ y है, तो y इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 4 म्यू आ जाएगा। और ये हमें ऑलरेडी पता है कि इसकी वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू 1 आ गई। यस सर। y की वैल्यू 1 आते ही यहाँ रख दें, तो क्या x की वैल्यू आ जाएगी? y की वैल्यू 1 डालोगे प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 आ जाएगी। बाकी हम देख लेते हैं कि और कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। लैम्डा प्लस 3 म्यू की वैल्यू x आ रही है, so can it be plus minus 1? अगर x की वैल्यू 1 है तो लैम्डा प्लस 3 म्यू की वैल्यू 1 आ गई। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये सोल्यूशन निकलेगा। यस अगर x की वैल्यू -1 है, इन दैट केस लैम्डा प्लस 3 म्यू -1 हो जाएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 नहीं सॉरी म्यू इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और म्यू 2 आ जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू -7 आ जाएगी आई गेस।
इस सारे सिनेरियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अपने को? म्यू नॉन जीरो तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा था, ठीक है, चलेगा, सब चलेगा। समझ गए पंडा? यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन फॉर्मूला। देखो इसमें कुछ भी नया नहीं, सेक्शन फॉर्मूला इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसा हमने क्लास 10th में सीखा है। याद है कि हमारे प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, अगर कोई दो पॉइंट है, ये, और कोई पॉइंट है जो इनको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 m2, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बस यहाँ पर Yes, क्या आ sir. गया है, वेक्टर फॉर्म में यही काम करेंगे। तो क्या हम पॉइंट्स को पोजीशन वेक्टर के रेफरेंस में ले सकते हैं? ठीक है, तो हमने कहा अगर कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है a, और जो लाइन सेगमेंट है उसमें दो पॉइंट है, उनके पोजीशन वेक्टर a और b हैं। कोई एक और पॉइंट है उनके बीच में जिसका पोजीशन वेक्टर है c, या r बोल दिया, आई थिंक बुक में r के हिसाब से है, इसका पोजीशन वेक्टर r है, जो इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू m1, ये b वेक्टर हो गया, m1b प्लस m2a अपॉन m1 प्लस m2। ये वही सेम हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, बस पॉइंट्स जगह पर वहां पर पोजीशन वेक्टर्स लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो सीधे सीधा क्वेश्चन होगा, कोई इसमें टेढ़ा नहीं होगा। एक्सटर्नल डिवीजन याद है सर? माइनस आ जाता था। बस बेस में माइनस आता है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो यही फॉर्मूला बेस में माइनस आ जाएगा कि m1b माइनस m2a ओवर m1 माइनस m2। कर लिया? यस सर। हाँ, now next thing, the last thing of this chapter, product of vectors। ये भी साइंस वालों ने तो पढ़े रखा है, बाकी जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सीखें। Product of vectors is defined in certain ways. There are two different type of products which are defined in the vectors. जो पहला है that is scalar product, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। नाम से देखो इसमें दिख रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ये जो प्रोडक्ट होगा इसका जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा। स्केलर का मतलब नंबर आएगा, वेक्टर नहीं आएगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल गिव यू आंसर एज अ स्केलर, एज अ नंबर, इट वोंट बी अ वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट बोल रहा है क्योंकि उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर दो वेक्टर हैं a और b, सो देयर स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज। से जब डेफिनेशन होती है तो वो किसी ने डेफिनेशन दी होती है, डोंट थिंक ये कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया, इसको ऐसे डिफाइन किया गया है। ठीक है, जैसे बोला गया कि सामने जो तुम्हारा दिख रहा है उसको वॉल बोलते हैं, कहाँ से डिफाइन कर दिया कि इसको वॉल बोलेंगे, इसको बेड बोलेंगे, इसको पेन बोलेंगे, इसको लैपटॉप बोलेंगे, डिफाइन तो किया गया है। तो इसका लॉजिक नहीं आता है, था बहुत सारी चीजें हिस्टोरिकल है। ऐसे मैथ में इस तरह से बहुत सारी डेफिनेशन जब दी जाती हैं कि इसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल क्यों बोलेंगे, कोई रीजन या तो होगा या फिर किसी ने ऐसे ही जब डिस्कवरी की थी तो नाम दे दिया। ठीक है, सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज a डॉट b, और इसकी डेफिनेशन दी गई है, इट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉज ऑफ थीटा, जहां पर थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, a dot b scalar product is defined as magnitude of a into magnitude of b into cos of theta। देख सकते हो सारे ही नंबर्स हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी नंबर है, cos थीटा भी एक नंबर है। थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल कैसे निकालेंगे, वैसे ही हेड और टेल को ज्वाइन करने के बाद जो एंगल बन रहा होगा। ठीक है,
सिंपल है। चलो यहाँ से देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है। और देखो ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर में सिर्फ ये सब थ्योरी है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। क्वेश्चन सारे एप्लीकेशन अगले चैप्टर में बनेंगे 3D में, लेकिन वो सब निकले यहीं से हैं। तो कॉन्सेप्ट का ध्यान रखो। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? अब जैसे cos थीटा आ गया, नाउ वी कैन ऑब्जर्व समथिंग कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा दो वेक्टर के बीच में? मैक्सिमम कितना 0 डिग्री। सर और 0 है। जीरो। दोनों सेम डायरेक्शन में हो, 0 उनके बीच का एंगल हो, तो cos थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पे। या फिर उनमें से कोई एक 0 हो, वो एक अलग बात हो गई। तब डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी 0 इफ इधर वन ऑफ देम इज 0 वेक्टर, किसी का मॉड 0 आ रहा हो, या फिर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बोल दी गई है। तो जब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, तो हमारा दिमाग सबसे पहले इधर आएगा कि अच्छा परपेंडिकुलर की बात हो रही है। और परपेंडिकुलर के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन है कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0। ठीक है, so if theta is equal to 90 degree, then a dot b is equal to 0। ठीक है, हम कुछ स्टैंडर्ड वेक्टर के डॉट निकाल के देखते हैं। अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप निकालूं, क्या आ जाएगा? 1। 1। यूनिट वेक्टर है, मॉड ऑफ आई 1 मॉड ऑफ आई 1, दोनों के बीच का एंगल 0। क्या वही जे कैप डॉट जे कैप हो जाएगा? यस सर। क्या वही के कैप डॉट के कैप हो जाएगा? ये सारे 1 हो जाएंगे। अच्छा, इनमें से दो पकड़ लो, अगर आई कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा? 0। 0। एक्स के डायरेक्शन में, एक वाई के डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल 90। ऐसे जे और के का और के और आई, इन सब के डॉट प्रोडक्ट 0। ठीक है, नाउ देयर इज अनदर वे बाय व्हिच वी कैन फाइंड द डॉट प्रोडक्ट। अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट वाइज दे रखे हैं, अगर कोई वेक्टर ए है, ये पिछला वाला बताओ, तो हमें कंपोनेंट नहीं पता है, हमें हो सकता है मैग्नीट्यूड पता हो, एंगल पता हो। दूसरा मेथड क्या है कि अगर उनके कंपोनेंट वाइज हमें पता है, कोई वेक्टर ए है a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर बी है दैट इज b1i प्लस b2j plus b3k, then their dot product can be found using the formula a dot b will be equal to component wise multiply करना, a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से ही आया, तुम करोगे तो आई वाले तो 1 हो जाएंगे, आई वाला जब j से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, आई वाला k से होगा तो वो 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये बच के आएगा। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके निकाला गया, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फॉर्मूला निकाल दिया गया। दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन। लिख लिया? यस सर। चलो इसका एक छोटा सा यूज है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर। तुम ऑल्दो ये सब निकाल चुके हो, जो तुम कंपोनेंट करते हो प्रोजेक्शन ही होता है, बट अभी स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि वेक्टर ए का बी पे प्रोजेक्शन क्या है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है कि मान लो कोई वेक्टर ए ऐसा है, और मान लो कोई वेक्टर बी ऐसा है। गेट बंद कर देना पूरा। Now the question is what is the projection of B on A? प्रोजेक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि यार B का कितना पार्ट A पे प्रोजेक्ट होगा। मतलब अगर मैं ऊपर से लाइट मारूं तो B का कितना पोर्शन A पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, काइंड ऑफ B का जो कंपोनेंट है अलोंग द A पूछा जा रहा है। तुमने कंपोनेंट निकाले हुए हैं अलोंग द x एक्सिस अलोंग द y एक्सिस, याद है? अब यहाँ x y नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस वेक्टर का A के अलोंग कितना कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो दैट कंपोनेंट विल बी ऐसा, कुछ इतना हो जाएगा कि यार जो B है उसका दिस मच कंपोनेंट A के अलोंग है, दूसरा कंपोनेंट कहीं और चला जाएगा, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये निकाला कैसे जाएगा? सो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है
प्रोजेक्शन ऑफ ए लिख लेना, डायरेक्ट ये पूछा है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, दिस इज ए डॉट बी कैप। जिस पर प्रोजेक्शन निकालना हो उस वेक्टर के साथ, उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना चाहिए। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक ही बात है, देखो बी कैप उसको लिख दिया मैंने। सिंपल है, समझ गए बात? Yes, sir. प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर, जिस पे प्रोजेक्शन निकालना हो उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। ठीक है, ओके। द लास्ट थिंग विच इज वेक्टर प्रोडक्ट। अभी हमने क्या सीखा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो कि स्केलर होता है। इसी तरह एक और प्रोडक्ट भी डिफाइन किया गया है, वेक्टर प्रोडक्ट, या इसी को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब नाम से दिख रहा होगा कि इसका जो आंसर आएगा, इस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा, दैट विल बी अ वेक्टर। दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर आएगा, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट स्केलर आएगा। ठीक है, हाउ इट इज डिफाइंड? सो दिस इज डिफाइंड एज, अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, तो ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा एन कैप। वी नीड अ डायरेक्शन। यहाँ तक तो ये नंबर आ गए, ये मैग्नीट्यूड हो गया, बट एक डायरेक्शन भी तो चाहिए, क्योंकि इसका आंसर वेक्टर आना चाहिए। तो एन कैप क्या आ गया? डायरेक्शन आ गया। नाउ एन कैप कौन सा डायरेक्शन है? दिस डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर which is perpendicular to both the vector a and b. वेरी इंपॉर्टेंट। ए क्रॉस बी हमने कहा एक वेक्टर आता है, वेक्टर आता है तो उसका डायरेक्शन तो बताओ। उसका डायरेक्शन क्या होगा? जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है, उन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर। बात समझ गए? जैसे हमारे ये दो वेक्टर मान लो ए और बी, इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? इन दोनों के परपेंडिकुलर। दिख रहा है? हो सकता है नीचे साइड हो, ये भी दोनों के परपेंडिकुलर है। Yes, sir. ये भी दोनों कैसे निकलता है? तो ये स्क्रू रूल तुमने अगर पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा है वो देख ले कि कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन क्या होगा? तो जिसके जैसे ए क्रॉस बी है, तो वी विल रोटेट ए टुवर्ड्स बी। ए को बी की तरफ रोटेट करो, मान लो ए ये है और बी है, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? स्क्रू से रोटेट करोगे तो स्क्रू जब घुमाओगे ए से बी के डायरेक्शन में, तो स्क्रू अंदर जाएगा या बाहर आएगा? अंदर। अंदर सर। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा ए और बी के परपेंडिकुलर अंदर के साइड। बी क्रॉस ए होगा तो बाहर। बाहर। तो घुमाओ बी से ए की तरफ, तो बाहर के साइड। दोनों ही परपेंडिकुलर है, स्क्रीन के अंदर जा रहा हो या स्क्रीन के बाहर जा रहा हो, या मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि हाथ में ऊपर जा रहा हो या नीचे जा रहा हो, दोनों ही परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर के। ये हमेशा दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे। बहुत कॉमन एग्जांपल देख सकते हो कि आई क्रॉस जे के हो जाएगा। एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? जेड। तो आई क्रॉस जे हो जाएगा के। समझ गए बात? तो डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। अब देखो इसका यूज, जैसे मैं बता रहा था कि परपेंडिकुलर देखते ही किसी वेक्टर के कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? कि उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। अभी अगले चैप्टर में हमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तुरंत दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। कहां से निकालें? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमें ऐसा वेक्टर देता है जो दोनों गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो यही सब चीजें सोचनी होती हैं जो इस चैप्टर में सीखनी है और अगले चैप्टर में अप्लाई करनी है। जैसे ही बात आए कि वी नीड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, तुरंत आंख बंद करके उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। ठीक है? ऐसे ही अगर कंपोनेंट वाइज दिया है तो कैसे निकालेंगे? अब मैं कंपोनेंट लिख नहीं रहा हूं। अगर कंपोनेंट वाइज दिया है तो ए क्रॉस बी विल बी फाउंड बाय मैट्रिक्स, सॉरी डिटरमिनेंट। क्या डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे? आई जे के A1 A2 A3
B1 B2 B3। अगर मैग्नीट्यूड दे रखे हैं तो हम ऐसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड और एंगल दे रखा है। अगर कंपोनेंट दे रखे होंगे सो वी विल सॉल्व दिस डिटरमिनेंट दैट विल गिव अस क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, ये डायरेक्शन अपने आप दे देगा, आई जे के आगे लगे ही होंगे तो डायरेक्शन मिल ही जाएगा। तो इसमें एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वेक्टर आएगा। ठीक है, यस सर। स्टैंडर्ड अगर लिखा जाए आई क्रॉस आई क्या होगा? 0 0 अच्छा मैं पहले लिखना भूल गया। ये मैक्सिमम कब होगा ए क्रॉस बी? 90 डिग्री जब ये 90 डिग्री पे होगा। 0 कब होगा? जब ये अलोंग द सेम डायरेक्शन होंगे, चाहे सेम हो चाहे एंटी पैरेलल हो, 180 एंगल हो या 0 एंगल हो, दोनों के बीच में, दोनों ही केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो ऐसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के ये आ जाएंगे 0। आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा? सोच के बोलना, वैसे तो मैंने बता दिया है, फिर भी दिमाग लगा के बोलना अपना। 1 नहीं One- वन कहीं वेक्टर है के। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस के आई 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 सोच के बोल रहे हो, तुक्का मार रहे हो? के क्रॉस आई जे जे वैसे बोले जा रहे हो ना। जे क्रॉस आई के माइनस के ओ क्या कर दिया ना, जे से एम जाओगे डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो देखो ध्यान रखना कि यार उसमें चलता है एकदम साइकिल में कि आई जे के ऑर्डर में तो चलेंगे। आई क्रॉस जे करोगे के आ जाएगा, जे के करोगे तो आई आ जाएगा, के आई करोगे तो जे आ जाएगा। उल्टा होगा तो फिर नेगेटिव के साथ आएगा। अगर जे क्रॉस आई बोल दिया गया, इस बार उल्टा हो गया तो वो माइनस के आएगा, के नहीं आएगा, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन मैटर करेगा। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं ए डॉट बी और बी डॉट ए की, क्योंकि नंबर आंसर आना है। ठीक है, मॉड ए मॉड बी में कोई भी आके लिख दो, क्या ही फर्क पड़ना है। क्रॉस में डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन आ जाता है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। एक का आंसर प्लस, एक का आंसर माइनस। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर। प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हुई है, प्रैक्टिस हम करते हैं अभी। सब लोग बुक खोलो। टेन पॉइंट वन में कुछ था नहीं। 10.2 1 2 3 टाइम पास है, 4 भी टाइम पास है, मतलब टाइम पास वाले सब होमवर्क में करने हैं। अभी थोड़े से जो टेढ़े मेढ़े वो कर लेते हैं। लिखो 10.2 से, मैं लिख देता हूँ। 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 कर लो अभी। 9 11 12 ये जल्दी से करो। अच्छा नहीं, 8 9 11 12 10.2 है ये ऊपर वाले जो हमने कल पढ़े थे मेरे लिए। टेन पॉइंट टू से 4 क्वेश्चन ये, 10.3 से 1 2 3 और 10.4 से क्वेश्चन नंबर 1। चलो 10.2 में कोई डाउट? टेन पॉइंट टू में कोई डाउट किसी का? नो सर नो सर नो सर। नो सर। क्या बात, बहुत अच्छा पढ़ा दिया यार मैंने। डाउट होना चाहिए था, मतलब पहली बार करने वालों का। नाइस। 10.3 में कोई डाउट? यस सर, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड यस सर सेकंड। क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अच्छा, क्या हमें इन दोनों वेक्टर के कंपोनेंट वाइज वेक्टर पता है? क्या हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? हाँ यस सर, Yes, निकाल sir. सकते हैं।
क्या हम दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. तो क्या हमें cos थीटा मिल जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. ए नॉट बी क्या हो जाएगा? ओरली निकल जाएगा, कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करो तो 3 + 4 7 + 3 10 हो जाएगा ए डॉट बी। समझ रहे हो ना? एक्स वाले, वाई वाले, जेड वाले मल्टीप्लाई करके सब ऐड कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ जाएगा 9 13 14, रूट 14 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ जाएगा 9 13 14, इसका भी 14 आ जाएगा। और कॉस थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया? कॉस थीटा इज इक्वल टू 10/14, जो कि है 5/7। आगे एंगल, यही एंगल है। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7। समझ गए? दो वेक्टर पता है, उनका डॉट हम निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कॉस थीटा आ जाएगा। क्रॉस से भी हो जाएगा, क्रॉस निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट से, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, साइन थीटा आ जाएगा। एक ही बात है, ठीक है? सर लेकिन उसमें तो फिर डायरेक्शन भी निकालना होगा ना, एन तो कैप दोनों यूनिट। डायरेक्शन क्यों निकालना है? जब दोनों इक्वल वेक्टर होंगे, दोनों के डायरेक्शन छोड़ दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लेंगे। अच्छा ठीक है सर। समझ गए ना? चलो, और 10.3 में और कोई डाउट? 10.4 में No, sir. हो गया? क्वेश्चन दिया था तो बहुत जल्दी हो गया यार। अभी 10 मिनट है, कुछ और क्वेश्चन कर लें हम लोग। कर लेना 2-3 क्वेश्चन। वाह, जल्दी बोलो। अरे मैं एक दो चीजें बताना भूल गया, याद आया। क्रॉस प्रोडक्ट एक दो चीजें और रिप्रेजेंट करता है। क्रॉस प्रोडक्ट also gives us area of parallelogram that is being formed by those two vectors। मतलब a क्रॉस b जो होता है, that is a b sin theta, that is also the area of parallelogram that is being formed by a and b। नॉर्मली देख सकते हैं भाई, मान लो दो वेक्टर हैं जो a और b हैं, और अगर ये साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, कंप्लीट कर लेते हैं, वो तो हम खींच लेंगे इक्वल। नाउ सी, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा, बेस की लेंथ, बेस इनटू हाइट होता है, बेस इनटू हाइट होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेस हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर ये सिर्फ लेंथ की बात हो रही है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ये थीटा है, तो ये निकालेंगे तो बी कॉस थीटा ये आ जाएगा, कंपोनेंट याद है, और बेस आ जाएगा बी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, एच की वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ गए? चलो पहली बार देख रहे हैं, देख लें कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, परपेंडिकुलर, जो हमें नहीं पता है, अपॉन एच जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या आ गई? क्या वो बी साइन थीटा आ गई? Yes, sir. यस सर। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इनटू हाइट। बेस है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हाइट है मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। क्या यही ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है? तो मैग्नीट्यूड sir. ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स अस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और यहीं से एरिया ऑफ ट्रायंगल ही बता सकते हैं हम। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इसका हो जाता है। तो अगर कोई टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए और बी वेक्टर है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ऑफ कोर्स एरिया की बात होगी। ये दोनों लिख लेना। ट्रायंगल के एरिया का भी पूछ लेता है तो निकाल लेंगे हम। फाइन, चलो होमवर्क ले लो। मैंने क्लास लेट शुरू की थी, लेकिन तुम लोग कर, हमारी कोई गलती नहीं है, टाइम से शुरू करनी चाहिए थी। होमवर्क में सिर्फ 10.2 कर लें। जरा 19 क्वेश्चन हमने, आई थिंक 4 क्वेश्चन अभी कर लिए हैं, और 19 में क्या ऑब्जेक्टिव वाले तो ऐसे होते हैं। 10.2 पूरी कर लेंगे। ओके सर। ठीक है, तो होमवर्क इज 10.2, फिर हम डिस्कस करके 10.34 होपफुली क्लास में ही खत्म कर लेंगे। ठीक है Sir, हाँ,
इस चैप्टर में से कुछ रिड्यूस नहीं हुआ है। इस चैप्टर में नहीं हुआ है। अगला देखो, ये चैप्टर ये तो मैं अब ये तो सब थ्योरी पार्ट ही था ना। इस चैप्टर में ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। क्वेश्चन बनते हैं अगले चैप्टर से जो 3D आएगा, जिसमें हम इक्वेशन वगैरह काफी कुछ आएगा, उससे रिड्यूस हुआ है जो इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए, मतलब जो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था। ओके सर। ठीक है सर हाँ सर जो हाफ उसका एरिया करना होता है ट्रायंगल का, तो सर वो हाफ मॉड एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी में करते हैं या फिर उसमें करते हैं साइन थीटा में भी? टोटल का हाफ करना ना, मल्टीप्लाई में ये थोड़ी ना होता है ए से मल्टीप्लाई हो रहा है कि बी से हो रहा है, ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 3 × 5 लिखा है, 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है कि 5 से हो रहा है? दोनों से हो सकता है, किसी से भी कर सकते हैं। ये तो एक ही बात है ना। तो हाफ कहीं भी कर दो तुम, वेक्टर हाफ कर दो, पहले वेक्टर को दूसरे को कर दो, साइन ही कर दो, हाफ ही तो करना है ओवरऑल नंबर का। समझ रहे हो ना क्या बात हो रही है? यस सर, समझ गया। ठीक है, और कोई डाउट? मैं एक मिनट देख लेता हूँ, वेक्टर में तो कुछ डिलीट नहीं हुआ है, एज फॉर माय इंफॉर्मेशन तो नहीं हुआ था। सर वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ठीक है, वो भी आगे ही आता था, मैंने यहाँ बताया भी नहीं है। ऑल दो याद दिला देना, मैं बता दूंगा वो, क्योंकि वो कंप्यूटर पॉइंट से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सर फॉर्मूला है, फॉर्मूला बता दूंगा मैं। ठीक है, होमवर्क नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो परसों मिलते हैं। द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।